नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य का चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये देखो लाल किला, ठीक है, कितना सुंदर है। मुगल कौन थे? तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं मुगल कौन थे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चित्र 2, तैमूर उसके उत्तराधिकारियों और मुगल सम्राटों का लघु चित्र 1702 से 1712। मध्य में तैमूर है और उसके दाहिने और उसका पुत्र मीरनशाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लक्कड़ दादा था। उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा, तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा, उमर शेख बाबर के पिता है। तैमूर की दाहिनी और तीसरे, चौथे, पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। एक साथ इमेज बनाई हुई है क्योंकि एक साथ तो कोई पैदा नहीं हो सकता। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। तो इनको एक साथ लेके इनकी पिक्चर बनाई हुई है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। कितनी? 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी सागा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पानीपत में हराया और दिल्ली के आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। सिखों अध्याय 8 और 10, मेवाड़ मारवाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। कब लाई गई? 14वीं शताब्दी में। आग्नेय अस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। चित्र 4, 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तालिका 1 देखो, मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं।
देखो ये सीक्वेंस बता रखा है कि बाबर ने क्या किया, हुमायूं ने कब कहा किया, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, फिर औरंगजेब के बारे में, इन सभी के वंशों के बारे में, एक वंश के बारे में बताया गया कि अपने अपने राज में क्या कहा, क्या किया। तो देखो बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर 1526 से 30, 1526 में पानीपत के दौरान मैदान में इब्राहिम लोदी उसके अफगान समर्थकों को हराया। किसने हराया? बाबर ने। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजा उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूत को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। हुमायूं 1530 से 40, फिर 55 से 56। हुमायूं ने 2 बार शासन किया, 30 से 40, फिर 55 से 56। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में, 1540 कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफावी शाह की मदद ली। किसकी ली? सफावी शाह की। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605, 13 वर्ष की अल्पायु। बाबर 12 वर्ष में और अकबर 13 वर्ष। अल्पायु में अकबर सम्राट बना। इसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान, किसके? बैरम खान अपने घरेलू कर्मचारी स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेला भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सेना अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह में और जटिल कर दिया। 1585-1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बिराद, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह का लड़खड़ा गई। सलीम कौन है? जहांगीर इसका पुत्र। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सेना अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह कौन? महाराणा प्रताप के पुत्र ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। उसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहाँ कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहाँ को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। शाहजहाँ 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान कौन? अभिजात खान जान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और छा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला दिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहाँ को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1600 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप।
मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। औरंगजेब का बेटा था अकबर द्वितीय। ये वो अकबर नहीं है बाबर हुमायूं वाला, ये अकबर औरंगजेब का बेटा है अकबर द्वितीय, जिसमें उसे मराठ और दक्कन की सल्तनत का सहयोग किया। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिक्कों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। ये देखो अकबर का शासन 1605। ये जगह बता रखी है, ठीक है। श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, अंबर, अजमेर, चित्तौड़, सिंध, कांधार, काबुल, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, इलाहाबाद, मालवा, गुजरात, बरार, गोंडवाना, पटना, बंगाल, उड़ीसा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, उड़ीसा। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमार के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका में फिर से देखें, आप पाएंगे मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के भी सावधान से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारतीय ने शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 को देखकर गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासन वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक पद, दो वेतन, 3 सेना उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, मतलब कितनी जात है। जात की संख्या जितनी अधिक होगी, दरबार में भी जात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था।
जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, इन सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकबरीन इक्ताओं के समान थी। जात की श्रेणियां। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? इक्ताओं के समान, परंतु यहाँ से शुरू करेंगे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से बिना अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। वे राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में ये देखो चित्र 5 में अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। चित्र 6 में शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र में ब्यौरे यहाँ जागीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। ये देखो देख कैसे सजा दे रहा है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम थी। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन प्रयत्नों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कहाँ? गुजरात और बंगाल। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। कितने जिल्दों में? 3। और उसका शीर्षक था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के बुरुजों का बयान और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। देखो अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। ये देखो
अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य विलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और उनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। प्रांतों क्या कहा गया? सूबा। सूबा के प्रशासक सूबेदार, सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते, जो राजनीतिक सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी। सैनिक वेतनदारी को क्या कहा गया? बख्शी। धार्मिक और धर्मांत किए जाने वाले कार्यों को मंत्री सदर, और सेनानायक को फौजदार, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी कोतवाल। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। नूरजहां का क्या नाम था? मेहरुनिसा, और उसे नूरजहां खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसके समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ये देखो नूरजहां का फरमान। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। मतांधता ऐसी व्याख्या है कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर रियासत की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए गए साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं। मतांधता वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु ये देखो चित्र 9 में क्या है? इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए, ये देखो विद्वान बैठे हैं और चर्चा करते हुए। इस चित्र में क्या आप जेसुइट पादरियों की पहचान कर सकते हैं? इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। किसने अपनाया? जहांगीर और शाहजहां ने। सुलह कुल अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत कांचल में सभी वर्गों, सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद के इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों में फारसी में अनुवाद कार्य को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी।
महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजमनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानी में वर्णित होता रहे, परंतु यही यानी इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते। ऐसे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनिक किसान, शिल्पकारों के समय व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य में कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल हैं। उनके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया गया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिए। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाकों पर इस नौसेना का प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण होता कि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगा। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफावी शासन शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल नाम से विख्यात है। क्यों ख्यात है? तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सही जोड़े बनाइए। क्या है? सही जोड़े बनाइए। मनसब क्या है? पद। तो मनसब क्या आएगा? पद। मंगोल क्या आएगा? उज्बेक। सिसोदिया राजपूत क्या आएगा? मेवाड़। राठौड़ राजपूत मारवाड़। नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की वाइफ।
सूबेदार, सूबेदार क्या आएगा? गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन अपना, सेकंड का फर्स्ट है, डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी क्या थी? काबुल। हमने देखा था, क्या थी? काबुल। है दक्कन के पांचों सुल्तान बरार, खानदेश, अहमदनगर, डैश और डैश थी, क्या थी? बीजापुर, बीजापुर और क्या थी? गोलकुंडा। याद आ रहा है? गोलकुंडा। ठीक है, गह यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था, क्या दिखाता था? सैन्य उत्तरदायित्व, सैन्य उत्तरदायित्व। ठीक है, गह है अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो इस डैश में क्या आएगा? सुलह कुल। अकबर के दोस्त सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुलह कुल के विचार, क्या? सुलह कुल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आएगा, थर्ड है, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? हमने देखा था केंद्रीय प्रांत, एक तो था दिल्ली और दूसरा था आगरा। दिल्ली, दूसरा आगरा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? हमने देखा था मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में आ पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और मनसबदार जागीरों से प्रशासन नहीं करते थे, उन्हें केवल जागीरों के राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगलों के प्रशासन में जमींदार की ये भूमिका थी कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों से मिलने वाला राजस्व था। किसान ये राजस्व जमींदारों को देते थे, जिन्हें जमींदार सरकारी खजाना में जमा करते थे। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों ने होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण, क्योंकि अकबर को धार्मिक वाद विवाद से ये ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है। चर्चाओं ने उन्हें एक नई सोच प्रदान की, जिसमें सिर्फ न्याय, शांति और सच्चाई की बात पर बल था, और इन चर्चाओं का अनुभव अकबर को सुलह कुल, अपने देगा सुलह कुल अथवा शांति के विचार की तरफ ले गया। ठीक है, सेवन क्वेश्चन है, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंश होने पर क्यों बल दिया? क्योंकि मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी यादें मुगलों की प्रतियोगी उज़्बेकों से संबंधित थी। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि उनके महान पूर्वज तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, देख ये भी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, क्या है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए निम्नलिखित प्रकार से जरूरी थी, क्योंकि भू राजस्व की आय राज्य का प्रमुख वेतन होती थी। इस आय से राज्य के सभी प्रमुख कार्य किए जाते थे, जैसे व्यापार, कृषि के उत्पादन, कर्मचारियों को वेतन देना आदि। सैनिकों के वेतन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च भी राजस्व की आय पर निर्भर करते थे। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि मुगलों ने तुरानी और ईरानी के साथ साथ भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, मराठों और अन्य समूहों की नियुक्ति की ताकि उन्हें अपना भारत में शासन बढ़ाने और स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिले, जो कि मुगलों के लिए महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि मुगल साम्राज्य का प्रसार हो रहा था और मुगलों को
के समाज से जुड़े लोगों की प्रशासन में आवश्यकता थी, ऐसा करके वे एक कुशल प्रशासक बन सके। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? आधुनिक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में अलग अलग खान पान, वेशभूषा, भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। मुगल साम्राज्य भी इसी तरह अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों से बना हुआ था, परंतु वह एकीकरण इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि दिल्ली में बैठा शासक कमजोर था और आर्थिक रूप से साम्राज्य की स्थिति खराब हो गई थी। वर्तमान भारत की विविधताओं से भरा देश है, यही भारत की एकता का प्रतीक है। आज भारत के सभी नागरिक मतदान करके अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं जो देश पर शासन करता है। वे संविधान की पालना करते हैं और संसद में सभी राज्यों से आए प्रतिनिधि जनता की बात को उठाते हैं। यह सब राष्ट्रीयकरण के लिए आवश्यक है, न कि चुनौती। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतनी महत्वपूर्ण है? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर बताएं तो ये बता सकते हैं कि मुगल काल की भांति आज भी कृषक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कृषकों के लिए एक समस्या उनकी आमदनी की होती है। अधिकतर किसानों के पास अपने खेत नहीं होते और वह दूसरे के खेतों पर काम करते हैं। इससे उनकी आय बड़े किसानों की अपेक्षा कम होती है और गरीबी में जीवन जीते हैं। हम ये मान सकते हैं कि आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगल काल की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया है। इसका प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण अच्छी व समय पर वर्षा न मिलने के कारण फसल खराब हो जाती है, जिसे किसान धनी नहीं कमा पाते। ठीक है, हमारी सरकार कृषकों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाकर उनकी आय में बढ़ती के प्रयास करती रहती है, जिससे धीरे धीरे गरीब अमीर में आय का फासला कम होता रहे। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।